चलो दोस्तों, आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास की दुनिया में। और आखिरकार मैकेनिक्स में हम जो सबसे ज्यादा डील करते हैं वो है मास, फोर्स, यही सब डील करते हैं। तो हमको सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं किसी टायर की बात करूं, किसी साइकिल के टायर की बात करूं, साइकिल का मूवमेंट मेरा लीनियर डायरेक्शन में हो रहा है और ये टायर घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके पेरीफेरी पे कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो टॉप पॉइंट लेता हूं, तो इस पेरीफेरी का जो पॉइंट होगा, एक तो साइकिल के साथ यहां पे मूव हो रहा है। अगर ये सेमी जगह पे सर्कल अगर रोटेट करता, अगर ये टायर मेरा सेमी जगह पे रोटेट करता, तो ये पॉइंट इसी पेरीफेरी पे घूमता। लेकिन ये टायर चूंकि लीनियर मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये पॉइंट कुछ टाइम के बाद यहां से यहां आने की जगह पे कुछ पॉइंट के बाद यहां से यहां पहुंचेगा, क्योंकि लीनियर मूवमेंट भी हुआ कुछ। ये टायर घुमा, आगे बढ़ा। अगर ये सेम जगह पे रोटेट होता तो ये बात नहीं होती, ठीक है। तो ये अगर मैं इसका वो देखूं, प्रोफाइल देखूं इसके मूवमेंट का, तो ये जब एक पूरा सर्कल करेगा तो इसका मूवमेंट कहीं यहां पे आता है, ठीक है। और यही चीज अगर मैं बॉटम की बात करूं, बॉटम अगर सेम जगह पे रोटेट करता तो ये यहां पे आता। लेकिन चूंकि इसका लीनियर मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे करके घूमेगा और यूं करके यहां पे आ जाएगा। तो देखा जाए तो टायर का हर एक पॉइंट मेरा एक कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट कर रहा है, जिसको ट्रैक करना बहुत ही टफ है। अगर मैं, हो सकता है कोई, अगर मैं लाइट लगाऊं और लाइट की एक स्लोमो वीडियो बनाऊं, स्लो मोशन वीडियो बनाऊं, तो हो सकता है मैं एक बार कुछ जज भी कर पाऊं कि एग्जैक्टली जो है मोशन का ट्रैक क्या बन रहा है। लेकिन अदरवाइज हर एक पॉइंट का ट्रैक डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर टायर मेरा मूव कर रहा है। थोड़ा सा हो सकता है मैथमेटिक्स वगैरह आप लगाओ, हो सकता है निकाल भी लो, क्योंकि लीनियर मूवमेंट हमको पता ही है किस स्पीड से मूव कर रहा है, और जो भी मेरा सर्कुलर मोशन का मूवमेंट पता ही है मुझे। तो एक बार वो कर सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। पॉइंट ये है कि हर एक पॉइंट का मूवमेंट डिफरेंट है, स्पिनिंग के साथ जब लीनियर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं टायर के सेंटर की बात करूं, तो इसका मोशन क्या है? इसका मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जो मेरा, अगर मैं देखूं तो पूरे उसकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? यहां पे है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का, कि भाई सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली होता क्या है। सेंटर ऑफ मास, अगर बहुत ही सिमेट्रिकल टाइप की बॉडी देखें तो बहुत ही आसान है निकालना। क्यों? क्योंकि जैसे सर्कल की बात करें, सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? दोनों डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे होगा, ठीक है। और किसी और चीज का भी निकालना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट ले लें तो भी, ठीक है। प्रॉब्लम सिमेट्रिकल बॉडीज की नहीं है, प्रॉब्लम है कि मेरी एसिमेट्रिकल बॉडीज का। एसिमेट्रिकल बॉडीज में भी क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं। एक तो मेरा हो गया कि डिस्क्रीट टाइप की बॉडीज होंगी, जिनके पार्टिकल्स, मान लो 2 3 4 5 पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। उससे एक पूरे सिस्टम का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? और अगर एक मेरी कंटिन्यूअस बॉडी है, उसका मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? हम दोनों पे बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास का बेसिक जो एक मतलब है कि अगर मैं पूरी बॉडी का मास लूं, तो एक पॉइंट ऐसा है जिसके इधर जितना मास है उतना ही इधर भी मास है। और एक पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, तो जितना ऊपर मास है उतना ही नीचे मास है। ये मैं डिस्क के केस में कह रहा हूं, यानी कि सिमेट्रिकल बॉडी के केस में कह रहा हूं। तो सिमेट्रिकल बॉडी के केस में अगर मैं देखूं तो जितना मास इधर है उतना मास इधर है। इन दोनों मास के डिस्टेंसेस का अगर मैं एवरेजिंग करूं, तो ये डिस्टेंस इस लाइन पे लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन का के हिसाब से अगर देखें तो इस लाइन पे लाई करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट के अबाउट पूरा मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जहां पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वहां पे हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? वो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो तरीका है, बेसिकली क्या करते हैं हम, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं किसी बॉडी का मास, अलग अलग पार्टिकल, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास मान लेता हूं, और इनका पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3, और उसी हिसाब से मास m1, m2, m3, और बाकी डॉट 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 जितने भी हो सकते हैं उतने, ठीक है। उनका अगर मैं मास इंटू पोजीशन वेक्टर करूं,
तो इनका जो सम आएगा मास इंटू पोजीशन वेक्टर m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4 डॉट 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 that will be equal to the total mass यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट 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 जितना भी मेरा टोटल मास बनता है उतना इनटू अगर सेंटर ऑफ मास मान लो इस पॉइंट पे लग रहा है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा r इंटू r सेंटर ऑफ मास, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू r सेंटर ऑफ मास। m क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने भी मेरे मासेस होते हैं, जितने भी मासेस मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उन सभी का सम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। और इस तरह से मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालता हूं, यानी कि सिग्मा mi ri, वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, मान लो n अगर पार्टिकल्स में डिवाइड करूं, अपॉन सिग्मा mi i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यानी कि सारे मासेस को मैं सम करता हूं और इंडिविजुअल मासेस इनटू इनका पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का मैं सम करता हूं, दोनों का एवरेज कर देता हूं, तो मेरा टोटल मास का जो एक जिस सेंटर पॉइंट पे जो इसका आई मीन पोजीशन वेक्टर बनता है, वो मेरा पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज वन वे हाउ वी कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, किसी भी रैंडम बॉडी का अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे भी सिमेट्रिकल बॉडी है, मैंने ऑलरेडी बताया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो भी उसी पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मुझे मिल जाती है तो मतलब उन दोनों का जो भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी मैं इसमें एक दो एग्जांपल डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। और अगर बिल्कुल ही रैंडम बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई रैंडम बॉडी बनाता हूं, अब मैं इसको एक कील पर इसको हैंग करता हूं, होगा क्या कि जैसे ही मैं इसको हैंग करूंगा, हल्का सा मैं इसको इधर करके छोड़ूंगा तो ये वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस आएगा और एक पॉइंट पे आएगा जब ये स्टेशनरी हो जाएगा। जहां पे स्टेशनरी होगा इस पॉइंट, और जो भी मेरा सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ इज नॉट द राइट वर्ड एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम लोग की जो वर्टिकल लाइन होती है, जो मेरा वेट की लाइन होती है, ग्रेविटी लाइन होती है, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाती नहीं है। वो सेंटर ऑफ अर्थ से तभी जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ तभी जाती है जब हम या तो इक्वेटर पे खड़े हो या तो हम पोल पे खड़े हो। अगर हम इन बिटवीन किसी भी और एंगल पे, किसी और लैटिट्यूड पे हैं, तो सेंटर ऑफ अर्थ से थोड़ा सा डाइवर्टेड होती है। बट हमारी जो भी वर्टिकल लाइन है, जो भी एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन आएगी मेरी, जो मेरा अर्थ की ग्रेविटी जिस पे गवर्न हो रही होगी मेरी, वो वर्टिकल लाइन जब इस पॉइंट से मैच कराएंगे तो इस पे ही एक पॉइंट आएगा जहां पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा टर्म है, आप रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूं, पहले जानने में कोई हर्ज नहीं है, मैं थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूं। एक छोटा सा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? जब भी कोई फोर्स लगता है, सपोज ये फोर्स है और ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो फोर्स का जब मैं इस डिस्टेंस से, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, फोर्स की जो भी मेरी लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरा एक बेंडिंग मूवमेंट निकल कर आता है। और ये बेंडिंग मूवमेंट वो रीजन है जिसकी वजह से रोटेशन होता है। ठीक है, अगर फोर्स मेरा राइट ऑन द पॉइंट लगेगा, राइट ऑन द पॉइंट लगेगा तो ये इसको मूव करेगा। और अगर राइट ऑन द पॉइंट नहीं है, ये बॉडी है मेरा, अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, राइट ऑन द पॉइंट नहीं है, तो इस बॉडी को ये रोटेट करेगा। इन दैट केस रोटेट क्यों करेगा? क्योंकि एक बेंडिंग मूवमेंट मेरा क्रिएट होगा, एक मूवमेंट मेरा क्रिएट होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि मैं इस रैंडम बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, छोटे छोटे स्क्वायर्स में अगर मैं डिवाइड करूं, मासेस में, ये छोटे छोटे मासेस में, ऐसे इधर मैं डिवाइड करूं मिलियंस ऑफ मासेस, स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास मेरा, इसका सेंटर होगा, दो सिमेट्रिकल एक्सिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका जो भी मास होगा m1 होगा। अगर मैं इसका वेट लूं, किसी भी एक का लूं MIG, और इसका जो मेरा ये लाइन है, इस वेट की लाइन अगर मैं पीछे ड्रॉ करूं, ये मेरा कील वाला पॉइंट है जहां पे मेरा हैंग किया हुआ है,
तो वहां से अगर डिस्टेंस लूं, जो भी मेरा xi आएगा, तो मैं MIG इंटू एक्स आई जब करूंगा, MIG इंटू एक्स आई करूंगा, ये मेरा मूवमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये मेरा बॉडी मेरी रोटेट होगी इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो ऐसे जब मैं छोटे छोटे मासेस का मूवमेंट ऐड करता जाऊंगा, M1G, M2G, X2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस लाइन के इस साइड वाला, और जब मैं इस लाइन के दूसरी साइड वाले जो भी मेरे मासेस हैं उनका जब मैं मूवमेंट ऐड करूंगा, मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब मैं इस साइड से जब मैं करूंगा तो उसका ठीक जो साइन जो है मेरा निगेटिव आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जब सम करते हैं तो दोनों एक दूसरे से सम करके जीरो हो जाते हैं, यानी कि बॉडी रोटेट नहीं करती है, ये स्टेबल हो जाती है। वो स्टेबल तभी होगी जब ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन और ये पॉइंट और सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ कह लो या वर्टिकल लाइन कह लो, सेंटर ऑफ अर्थ बिल्कुल कोलिनियर होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डेविएट करूं तो इस लाइन के इधर वाला जो मास है वो कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, मैं थोड़ा सा डेविएट करूंगा इधर आ जाएगा, इधर मासेस कम होने लगेंगे। जैसे ही मासेस कम होने लगेंगे इधर मासेस बढ़ जाएंगे, तो इसका मूवमेंट मेरा इस साइड वाले का बढ़ जाएगा, इधर मेरा मूवमेंट कम हो जाएगा, तो इन दैट केस ये रोटेट करने लगेगा। जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो यही चीज इस साइड में होगा, इधर मेरा मास कम हो गया, इधर मास ज्यादा हो गया, तो मेरा इधर साइड से मूवमेंट मेरा बढ़ गया। तो ये मूवमेंट जब बढ़ जाएगा तो इसको इधर रोटेट करेगा, यानी कि ये बॉडी एक पॉइंट के इधर उधर ये ऑसिलेट करेगी। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब ये धीरे 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 करके स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल कहां पे होगी? जब मेरी ये वर्टिकल लाइन यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और अर्थ का जो भी मेरा ग्रेविटी सेंटर है, ये तीनों जब एक लाइन में आएंगे तो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका जो भी मेरा मूवमेंट जनरेट होगा एक साइड का दूसरे साइड से मेरा बैलेंस हो जाएगा, यानी कि रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पहला एक तरह से एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो मेरा सेंटर ऑफ मास है हमेशा वर्टिकल लाइन उसी से मेरी पास होगी। वर्टिकल लाइन का मतलब जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे मेरा वर्टिकल लाइन हमेशा इसी से पास होगी। अब अगर सपोज इस बॉडी को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं और यहां किसी पॉइंट पे रोटेट हैंग कर देता हूं, सपोज मैं इसको थोड़ा सा यूं करके अब इस पॉइंट पे हैंग करता हूं, ये वाली पॉइंट का जो मेरा वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को अगर मैं सपोज किसी प्लम का इस्तेमाल करके, प्लम क्या होता है? प्लम बेसिकली एक वेट होता है जिसको हम हैंग करते हैं और एक फ्लेक्सिबल वायर से बंधा होता है, फ्लेक्सिबल डोर से बंधा होता है, उस डोर वो डोर को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, यानी कि डोर का जो मेरा अलाइनमेंट होता है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकल अलाइनमेंट है, क्योंकि जो नीचे वेट लगा हुआ है, मेरी डोर तो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, तो जो नीचे वेट लगा हुआ है वो प्लम, उसको प्लम बोलते हैं, जो नीचे वेट लगा हुआ है वो डोर की को बिल्कुल स्ट्रेट जो है रखेगा और उसका अलाइनमेंट मेरा बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगा, क्योंकि मेरा सारा मास जो है नीचे उसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं किसी प्लम का इस्तेमाल करके मैं इसको वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, तो जैसे ही मैं रोटेट करता हूं वो वर्टिकल लाइन सपोज ये कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट इसको हैंग करता हूं, तो अभी वही चीज होगी, जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा और जो मेरा ग्रेविटी सेंटर होगा अर्थ का, ये तीनों एक अलाइनमेंट में होंगे, और ये जब तीनों ही एक अलाइनमेंट में होंगे तो मैं जरा सा भी इधर रोटेट करूंगा, बॉडी स्टेबिलिटी के लिए इधर आएगी, इधर रोटेट करूंगा तो इधर आएगी, एक पॉइंट आएगा जहां पे स्टेबल हो जाएगी। वो पॉइंट वही होगा जब मेरा सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये मेरा ग्रेविटी सेंटर तीनों एक अलाइनमेंट में होंगे। और अगर मैं इस लाइन को भी मैं प्लम का इस्तेमाल करके अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये मेरा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये मेरा एक फिजिकल तरीका है कि मैं किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऐसे ही कुछ बोर्ड मिल गया था, तो अगर मैं इसको ऐसे हैंग करता हूं, मैं इसको थोड़ा भी रोटेट करके छोड़ूंगा तो ये वापस स्टेबिलिटी के लिए इधर आएगा। ठीक है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरह से, जो मेरा समझ लो कि ये 4 नंबर से मेरा क्रॉस होगा। अब मैं इस बॉडी को किसी और पॉइंट से हैंग करता हूं, मैं इसको कहीं कहीं भी रखूंगा, ये वापस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो अब मैं अगर इसको वर्टिकल लाइन यहां फिर ड्रॉप करता हूं, सपोज ये 4 पॉइंट से होकर मेरा क्रॉस करता है, तो ये मेरा 4 पॉइंट, ये एक अजम्पशन है, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कर रहा कि 4 पॉइंट से होकर क्रॉस करेगा। जैसे मैं यहां पे हैंग करता हूं, जो वर्टिकल लाइन आएगी मान लो यूं करके जा रही है, मैं किसी और पॉइंट से 7 से हैंग करता हूं, जो वर्टिकल लाइन आएगी, या इस पॉइंट से हैंग करता हूं, जो वर्टिकल लाइन आएगी मेरी कुछ इस तरह से रहेगी, यानी कि 4 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मेरा
सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो जब 4 के अबाउट में हैंग करूंगा तो मैं किसी भी तरीके से हैंग करूंगा ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 के अराउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही 8 के अबाउट करता तो ये रोटेट करता, मैं इसको इधर करूंगा तो ये स्टेबल की तरफ जाएगा, मैं इधर करूंगा स्टेबल की तरफ जाएगा, लेकिन जब मैं 4 पे करूंगा तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, मैं किसी भी तरफ रोटेट करके छोड़ दूं ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि अभी जो हैंगिंग पॉइंट है मेरा ऑलमोस्ट जो है सेंटर ऑफ मास पे है। जब मेरा सेंटर ऑफ मास पे मेरा हैंगिंग पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मेरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर इस पे ही लाई कर दूं, यानी कि अब मैं हैंगी यहां पे कर रहा हूं, तो इससे जाने वाली सारी वर्टिकल लाइन जितनी भी मैं कैसे भी घुमाऊंगा, जो वर्टिकल लाइन होगी जो ग्रेविटी को मिलाएगा हमेशा इस पॉइंट से ही होकर क्रॉस करेगा, तो यानी कि मेरा बॉडी जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा एग्जैक्टली जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जब भी हम किसी बड़ी बॉडी की बात करते हैं, हम जब उसका वेट एज्यूम कर रहे होते हैं तो वेट कहां से क्रॉस होगा, मैं यहां पे लूं वेट, यहां पे लूं पूरी बॉडी का वेट, अगर मान लो मास m है तो मास कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, कहां पे लगेगा, वो सेंटर ऑफ मास पे हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। फोर्सेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक अजम्पशन होता है कि ये सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मूवमेंट होता है तो हम जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं, वो किस चीज का डिस्टेंस होता है, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो मेरा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था साइकिल के टायर का, साइकिल के टायर का टॉप पॉइंट अलग प्रोफाइल पे मूव कर रहा होता है, साइकिल के टायर का बॉटम पॉइंट अलग प्रोफाइल पे मूव कर रहा होता है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो साइकिल के सेंटर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस होती है कि जो मेरा जो भी मेरे फोर्सेज हैं उनका एप्लीकेशन कहां पे होगा, और उस उस चीज के लिए हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एसिमेट्रिकल बॉडी है, एसिमेट्रिकल बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास एक प्रैक्टिकल तरीके से निकाल सकते हैं, हम 2 पॉइंट पे हैंग करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जब सिमेट्रिकल बॉडी की बात आती है, सिमेट्रिकल बॉडी में एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पे ही लाई करेगा। अगर 2 एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो दोनों एक्सिस पे लाई करेगा, यानी कि दोनों एक्सिस का जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पे मेरा लाई करेगा। अगर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो एक एक्सिस तो मुझे पता है, दूसरे एक्सिस का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी आगे आप पढ़ोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीओजी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास को सीओएम बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑलमोस्ट जब हम अर्थ की बात करते हैं या किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि जैसा मैंने अभी बॉडी में बताया, जो भी मेरा सेंटर ऑफ मास होगा इसी पे मेरा वेट लगे, मास मेरा अप्लाई होगा, और चूंकि ग्रेविटी है तो वेट इसी पे अप्लाई होगा mg, यानी कि मास इसके अबाउट लगभग लगभग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकली का मतलब ये नहीं है कि मास मेरा इधर जितना उतना उधर है, सिमेट्रिकली का मतलब ये है कि जो मेरे किसी भी तरह से मैं मास को ब्रेक करूं और उसका एक सेंटर ऑफ मास निकालूं, तो उस सेंटर ऑफ मास और उस मास को जब मैं मल्टीप्लाई करके इसका एक मूवमेंट निकालता हूं, वो मूवमेंट आपस में बैलेंस हो जाते हैं, वो मूवमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि दोनों तरफ के मूवमेंट मेरे एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, रोटेशन मेरा जीरो हो जाता है। जैसे ही मैं ग्रेविटी की बात करता हूं, मैं किसी भी छोटे छोटे मासेस की बात करता हूं, तो एक तरह से इन मासेस का वेट इनटू जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं इस लाइन से, जो भी मासेस का वेट जो भी है मासेस की वजह से जो वेट हो रहा है उससे मैं मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी में हमेशा एग्जिस्ट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब एग्जिस्ट करती है जब हम ग्रेविटी फील्ड में हो। अगर हम स्पेस में चले जाए जहां पे ग्रेविटी नहीं है तो मेरा सेंटर ऑफ मास तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हट जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। इन दैट केस बॉडी को मैं किसी भी तरह से रोटेट करके मैं रखूंगा और वो स्टेबल रहेगी, रीजन बीइंग कि ग्रेविटी ही नहीं है। मैं अभी तो इसको इस पॉइंट पे जब हैंग करता हूं, इस पॉइंट पे हैंग करता हूं, तो ये
मेरी स्टेबिलिटी के लिए एक पॉइंट पर आकर रुकता है। लेकिन अगर सपोज ये ग्रेविटी होती ही नहीं तो मैं इसको यूं करके छोड़ता तो यहीं पर रुकी रहती, ऐसे करके छोड़ता तो मेरी यहीं पे रुकी रहती। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये मेरा स्टेबल किसी भी डायरेक्शन में होता। सेंटर ऑफ मास फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रेविटी हो चाहे ना हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम ही चीज है जब तक हम अर्थ पे बैठकर हम अर्थ की चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूजन होने जैसा कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितनी विजिबिलिटी हमारी है उसमें सेम है। हम जब स्पेस में जाएंगे जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो जाएगी। फिर अगर हम किसी और प्लैनेट पे चले जाएं, फिर किसी और ग्रेविटी फील्ड में चले जाएं, जैसे हम ग्रेविटी फील्ड में जाएंगे फिर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कुछ एक डेरिवेशन करके देखते हैं कि हम लोग कोई ऐसी बॉडी जो एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है पर दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, उस बॉडी में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। जो दो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है उसमें तो कुछ कैलकुलेशन आता ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक्सिस का जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम ऐसी बॉडीज की बात करते हैं जो एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन आता है सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, जैसे हाथ का कड़ा देखा होगा आपने, हाथ का कड़ा एक फुल सर्कल है, उसको मैं अगर तोड़ दूं बीच में से तो एक सेमी सर्कुलर रिंग की तरह वो बिहेव करेगा। सपोज अगर मैं पूरे रिंग का मास m ले लेता हूं, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालने का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो r इज इक्वल टू 1 टोटल मास इंटीग्रेशन r dm। ठीक है, जहां पे r की वैल्यू जो भी लिमिट है दिस टू दिस, यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को हटा दूं, समेशन की बात करूं, तो ये होता है मेरा mi xi अपॉन सिग्मा mi। ठीक है, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट या जो भी है एक्स डिस्टेंस निकालने का मेरा तरीका होता है। तो सिग्मा mi xi क्या है, छोटे छोटे मासेस और उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनका मल्टीप्लीकेशन। सिग्मा mi क्या है, टोटल मास। सिग्मा mi की जगह पे मैंने टोटल मास लगा दिया, सिग्मा की जगह पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, xi की जगह पे मैंने r लिख दिया और mi की जगह पे मैंने dm लिख दिया। dm मींस डिफरेंशियल मास लिख दिया। तो मेरा मेन जो फॉर्मूला है वो यही इस्तेमाल होना है किसी भी इस टाइप की बॉडी का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो। ठीक है, अब जैसे मैं इस सेमी सर्कुलर रिंग की बात करता हूं, इसका मैं टोटल मास एज्यूम करते हैं कि मास m है और इसके सेंटर को मैं एक तरह से ओरिजिन मान लेता हूं। तो जो मेरा y एक्सिस होगा वो एक्सिस होगा जिसके अबाउट मेरी बॉडी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि मेरा सेंटर ऑफ मास तो इसी y एक्सिस पे लाई करेगा। इसी y एक्सिस पे लाई करने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा जीरो आएगा। ठीक है, वो हम अभी प्रूव भी कर देंगे क्यों जीरो हो रहा है, वो कैसे जीरो हो रहा है। ठीक है, और जो x कोऑर्डिनेट सॉरी y कोऑर्डिनेट है मेरा, यानी कि x एक्सिस डिस्टेंस को हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो मेरा y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू मुझे कैरी निकालनी पड़ेगी कि जीरो से लेके r तक के बीच में कहां पे एग्जैक्टली मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं यहां पे dl, थीटा एंगल पे मैं छोटा सा डी थीटा एक एंगल लेता हूं, उस डी थीटा का जो मेरा आर्क बन रहा है उसका मैं पहले मास निकालता हूं। यानी कि मैं इस इक्वेशन में सबसे पहले डिफरेंशियल मास निकालता हूं। डिफरेंशियल मास क्या होगा, टोटल मास मेरा m है, रिंग का जो मेरा लेंथ है, क्योंकि इट इज नॉट ए डिस्क इट इज अ रिंग, तो मेरा टोटल सर्कल का मेरा जो पेरीफेरी होता है 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का मेरा पाई आर होगा। तो पाई आर लेंथ में टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यूनिट लेंथ में जो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा m अपॉन पाई आर। ठीक है, और डीएल लेंथ में जो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा m अपॉन पाई आर इंटू लेंथ यानी कि डीएल। इसको मैं एंगल में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो डीएल को मैं लिख सकता हूं, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, डी थीटा इंटू आर। ठीक है, आर इंटू डी थीटा, मैंने डीएल को कन्वर्ट कर दिया, आर से आर कैंसिल हो गया, मेरा आ गया एम अपॉन पाई डी थीटा। ये मेरा डीएम की वैल्यू आ गई, डीएम इज इक्वल टू एम अपॉन पाई डी थीटा, डीएम इज इक्वल टू एम अपॉन पाई डी थीटा। अब क्या है कि अगर मैं इस डीएम की बात करूं तो इसका एक y कोऑर्डिनेट है, इसका एक x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा r रेडियस है, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। तो थीटा के टर्म्स में मैं x को कन्वर्ट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी
आर कॉस थीटा, y की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। मैं इस फॉर्मूले में लगाता हूं, मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं x लिखूंगा 1/m इंटीग्रेशन, r की जगह पे मैं x लिखूंगा, x का मतलब सॉरी x इंटू dm हो गया। मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो 1/m इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे r cos थीटा आ गई, r cos थीटा, और dm की वैल्यू हो गई m/पाई d थीटा, m/पाई d थीटा। m से m कैंसिल, r/पाई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। x की वैल्यू कहां से कहां तक मेरी वेरी कर रही है, या फिर यूं कह लो कि थीटा की वैल्यू मेरी कहां से कहां वेरी कर रही है, थीटा की वैल्यू में 0 से लेकर पाई तक वेरी कर रही है। मेरा वेरिएबल यहां पे थीटा है, थीटा की वैल्यू मेरी मिनिमम 0 है, मैक्सिमम मेरी पाई है, तो मैं इसकी लिमिट लगा देता हूं, थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक, r/पाई cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू आएगी साइन थीटा 0 से पाई, साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, यानी कि मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया 0। जो मैंने ऑलरेडी बताया था, x कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या होगा कि मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस पे ही मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और y एक्सिस पे वैसे भी लाई करना चाहिए, लॉजिकली भी लाई करना चाहिए, क्योंकि y एक्सिस मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो मेरा अल्जेब्रिकली भी मैंने प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू 0 आएगी सेंटर ऑफ मास के लिए। अब मैं y की वैल्यू निकालता हूं, y की वैल्यू में इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह पे अब मुझे y लिखना है, और ये स्मॉल x की जगह पे मुझे स्मॉल y या जो भी कह लो y dm करना है। y की वैल्यू मेरी r साइन थीटा हो जाएगी, यानी कि 1/m इंटीग्रेशन r साइन थीटा, dm की वैल्यू वही आ गई m/पाई d थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरी 0 से पाई में वेरी करेगी, तो m से m कैंसिल, r/पाई बाहर हो गए, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा माइनस कॉस थीटा, r/पाई माइनस कॉस थीटा, वैल्यू 0 से पाई। जब कॉस पाई की वैल्यू रखेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी -1, माइनस माइनस मिलके +1 हो गया, और 0 की वैल्यू रखेंगे तो मेरा ऑलरेडी कॉस 0 की वैल्यू मेरी +1 आएगी। तो मैं इसको रखता हूं वैल्यू, ऊपर से मैं डिलीट कर देता हूं, या फिर यहां पे लिखता हूं y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेरी आ रही है r/पाई cos 0 माइनस cos पाई। cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस मिलके +1 मीन्स 2r/पाई। तो 2r/पाई जो भी वैल्यू आती है मेरी यहां पे, 2/पाई का मतलब 2/3.14, उसकी वैल्यू आएगी मेरी कुछ फ्रैक्शन में, आई मीन मे बी 0.7 आएगी, 0.7 r मान लो, या 2/पाई निकाल लेते हैं, 2/पाई कितना होगा, टू अपॉन पाई क्या होगा, 2/पाई मीन्स 7/22 मीन्स 14/22 मीन्स 7/11। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.70 0.6363 मीन्स मेरा जो y कोऑर्डिनेट आएगा अराउंड आएगा 0.64 r पे। तो मेरा सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग के केस में क्या होगा, मेरे रेडियस r का 0.64 यानी कि 64% हाइट पे कहीं पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, r का 64% अराउंड लेंथ पे मेरा हाइट पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, तो 2r/पाई था मेरा y कोऑर्डिनेट। इस रिजल्ट को हम याद रखते हैं, इस रिजल्ट को हम अगले अपने डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे।
अब हम सेम मेथड सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेमी सर्कुलर डिस्क है, मान लो मैं आर रेडियस पे एक छोटा सा स्ट्रैप लेता हूं डी आर, ठीक है। आर की वैल्यू 0 से लेकर अगर आर तक मेरी वेरी करेगी तो ये डी आर मेरा धीरे धीरे करके पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं एक छोटा सा डिफरेंशियल मास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लेता हूं डी आर एट आर रेडियस। कैपिटल आर इज द टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूनिट मास निकालते हैं, ठीक है। तो सॉरी डिफरेंशियल मास निकालते हैं। डिफरेंशियल मास निकालने के लिए हम पहले यूनिट मास निकालेंगे। यूनिट मास क्या है मेरा, m अपॉन टोटल डिस्क का एरिया, सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो मैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 को m से, अगर m को पाई आर स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा यूनिट मास निकल गया। और यूनिट मास का मल्टीप्लीकेशन मैं इस डिफरेंशियल एरिया से अगर कर दूंगा तो मेरा डिफरेंशियल मास निकल आएगा। डिफरेंशियल एरिया मेरा कितना होगा, इसकी पेरीफेरी का जो लेंथ होगा वो 2 पाई स्मॉल आर होगा, और उसमें मैं जब डी आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर मेरा यूनिट मास आ गया, या यूनिट एरिया आ गया, सॉरी यूनिट एरिया आ गया। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतला स्ट्रिप है। अगर ये चीज मैं किसी थिक स्ट्रिप पे नहीं कर सकता, मैं 2 पाई आर इंटू थिकनेस करके मैं एरिया नहीं निकाल सकता हूं। अगर मुझे किसी थिक एरिया को निकालना होगा तो मुझे सेम सेंटर पे, अगर मेरा दोनों सर्कल का लाई करता है तो मुझे पहले इस सर्कल का एरिया निकालना होगा, उसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। लेकिन चूंकि इसकी स्ट्रिप बहुत ही थिक, बहुत ही स्लाइट है, तो मैं इन दैट केस मैं 2 पाई आर को डी आर से मल्टीप्लाई करके मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये मेरा हो गया डिफरेंशियल मास। अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, y की वैल्यू आएगी मेरी 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन y, या यू कह लो कि जो भी मेरा आई मीन सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा सेंटर से, कम करो 1 अपॉन एम आर। अच्छा, इस स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप बिल्कुल वैसी ही होगी जो मेरी सेमी सर्कुलर रिंग होती थी। तो इस स्ट्रिप का अपना जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मेरा 2r अपॉन पाई पे लाई करेगा। यानी कि मैं यहां पे r की जगह पे 2r अपॉन पाई लगाऊंगा, ये मेरा इसका सेंटर ऑफ मास हो गया स्ट्रिप का। और स्ट्रिप का डिफरेंशियल मास करूंगा और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं 1 अपॉन एम करता हूं, 2r अपॉन पाई करता हूं, इसका डिफरेंशियल मास आता है 2m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। आर की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करेगी, 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करेगी। इसको कैंसिल करते हैं, एम से एम कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 2 4 और 2 में अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। सॉरी, ये 2 पाई आर डी आर नहीं होगा, ये पाई आर डी आर होगा, पाई आर डी आर होगा। तो यहां पे पाई आर डी आर आएगा, पाई आर डी आर। तो 2 इंटू 2 4 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी ये तो पाई रहेगा मेरा, तो पाई आर स्क्वायर तो, और मेरा बच जाता है आर डी आर, आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन 0 से लेकर आर तक। आर स्क्वायर डी आर का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आर क्यूब बाई 3 आएगा। तो मैं 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब बाई 3 आया, 0 से लेकर आर तक। 0 पे तो 0 वैल्यू हो जाएगी, आर पे आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब को जब मैं आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आर बचेगा, यानी कि 4r अपॉन 3 पाई। मीन्स सेंटर ऑफ मास आया मेरा 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। तो मेरा इस एक्सिस पे ही लाई करेगा और इस एक्सिस पे 4r अपॉन 3 पाई, यहां पे कहीं पे मेरा सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है। 4r अपॉन 3 पाई को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4 आर को अपनी जगह पे रहने देता हूं, 4 अपॉन 3 पाई को कैलकुलेट करते हैं। तो 3 पाई को मैं 22, सॉरी 3 इंटू 22 इंटू 7 28 अपॉन 3 इंटू 22, 22 को 14 अपॉन 11 कर सकते हैं, ठीक है।
14/33 कर सकते हैं। ठीक है, 14/33 करेंगे तो मेरा आएगा 0.4 0.4 पे मेरा अराउंड 0.42 आर, अराउंड 0.42 आर आता है मेरा वैल्यू। आरसीएम की वैल्यू अराउंड मेरा आता है 0.42 आर, और पिछले वाले में क्या आया था 0.64 आर, यानी कि मेरा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का मास उससे थोड़ा सा और नीचे लाई करेगा। सेमी सर्कुलर डिस्क का मास मेरा नीचे लाई करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग में अगर देखा जाए ना, तो मास मेरा पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली मेरा मास जहां जिधर होगा उधर मेरा सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी होगी उधर इंक्लाइन होने की, यानी कि सेंटर ऑफ मास मेरा ऊपर जाएगा। लेकिन जब मैं डिस्क की बात करता हूं तो मास पूरे प्लेट पे है, यानी कि नीचे पार्ट में भी मेरा मास आ गया, तो इस वजह से मेरा सेंटर ऑफ मास जो है रिंग के कंपेयर में थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, 0.42 आर। कोन का हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? अगर मैं कोन का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो सबसे पहली बात जो रूल ऑफ सिमेट्री है, रूल ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट मेरा टोटल कोन का मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि मेरा सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं और इसको वाई एक्सिस मानता हूं, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे वाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, क्योंकि मैंने एक्स और वाई एक्सिस को मैंने इसी लाइन को ही मैंने वाई एक्सिस बना दिया है। तो एक तरह से इसी लाइन पे चूंकि सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, चाहे जिस भी पॉइंट पे लाई करेगा, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का मेरा 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मैं एक डिस्क लेता हूं यहां पे वाई हाइट पे मैं एक छोटा सा डिस्क लेता हूं, और इस डिस्क में एक छोटा सा डीवाई एक पतला सा मैं थिकनेस का मैं एक प्लेट लेता हूं। उस पतले से थिकनेस का प्लेट का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वाई हाइट पे है, ये मेरा उसका एक्स, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूं एक्स कॉमा वाई होगा, वाई हाइट पे मेरा एक्स मिल रहा है, तो मैं निकाल सकता हूं पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लेट का एरिया, इंटू उसकी डेप्थ डीएक्स, सॉरी डीवाई इज द हाइट। ये बेसिकली डीवाई की वैल्यू इतनी छोटी है कि मैं इस छोटे से पतले से जो मेरा ये वॉल्यूम निकल के आ रहा है मेरा, इस वॉल्यूम को मैं एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है? मेरा जो बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट होती है, तो बेस का एरिया मेरा क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई, एक्स मेरा इसका रेडियस हो गया पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई, ये मेरा इस छोटे से डिस्क का या कहो कि प्लेट का ये मेरा वॉल्यूम हो गया। टोटल मास अगर मैं m मानता हूं और टोटल वॉल्यूम देखा जाए इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, टोटल मास मेरा m है, तो पर यूनिट मास कितना आएगा, पर यूनिट मास, और बेटर टू से मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ठीक है, तो मैं इस डिस्क का अगर मास निकालना चाहूं तो कितना आएगा, इस डिस्क का मास पहले तो डीएम होगा, क्योंकि हम बहुत ही डिफरेंशियल थिकनेस ले रहे हैं, डीवाई ले रहे हैं, तो हम यहां पे मास में भी हम डीएम लेंगे, तो डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, इसका वॉल्यूम इंटू पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, पाई एक्स स्क्वायर डीवाई इंटू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो 3 को मैं ऊपर ले लेता हूं, पाई से पाई कैंसिल, 3m अपॉन आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डीवाई, ये मेरा आया डीएम। डीएम मीन्स मेरा फ्रैक्शनल मास आया या डिफरेंशियल मास आया, मेरी इस थिकनेस का डिफरेंशियल मास आया। ठीक है,
मैं इस रिजल्ट को कहीं किनारे नोट डाउन कर लेता हूं। dm इज इक्वल टू 3m अपॉन आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर dy। अगर मैं y सेंटर ऑफ मास का मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो जो मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है 1 अपॉन m इंटीग्रेशन की जगह पे हम क्या कर रहे थे अभी तक, हम सिग्मा यूज कर रहे थे, सिग्मा mi di यूज कर रहे थे, mi xi की जगह पे चूंकि y यूज कर रहे हैं तो mi yi आप मान लो। i की वैल्यू 0 से लेकर n तक, चाहे जितने भी n की वैल्यू ले लें हम, तो हम यहां पे 1 अपॉन m करेंगे और सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सिग्मा भी समेशन होता है, इंटीग्रेशन भी समेशन होता है, बस इंटीग्रेशन का थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्मा में हमको इंडिविजुअल मास का निकाल के हमको ऐड करना पड़ेगा। इन दैट केस हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में m की वैल्यू क्या आएगी, छोटा वाला मास dm, इंटू y की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली ये dm कहां पे लोकेटेड है, y हाइट पे लोकेटेड है, तो मैं इंटू y कर सकता हूं, मीन्स 1 अपॉन n इंटीग्रेशन dm की वैल्यू मैं यहां से डाल देता हूं 3m अपॉन आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर dy इंटू y। अभी क्या है, इसमें दो वेरिएबल है x और y के अकॉर्डिंग x चेंज होगा, अगर y बढ़ता जाएगा तो मेरा x कम होता जाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो x और y में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो x और y में क्या रिलेशनशिप होगा, ये मेरा रेडियस r है और ये मेरी हाइट h है, तो अगर ट्रायंगल लॉ देखें तो r अपॉन h इज इक्वल टू x अपॉन दिस हाइट, और ये हाइट क्या होगी h माइनस वाई, x अपॉन h माइनस वाई। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां से x की वैल्यू अगर मैं यहां से ले आना चाहूं तो x इज इक्वल टू r अपॉन h माइनस वाई, इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां पे डाल देता हूं, तो r अपॉन h माइनस वाई, तो मैं अगर यहां पे डालता हूं तो ये आ जाएगा मेरा, पहले तो m से m कैंसिल कर देते हैं, 3 अपॉन आर स्क्वायर एच को मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूं क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं मेरा x अपॉन h माइनस वाई इज इक्वल टू r अपॉन h था, तो मैं x की जगह पे लिख सकता हूं आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। अब कुछ बचा नहीं है क्योंकि सारा का सारा वाई में कन्वर्ट हो चुका है और मेरा डीवाई इज द डिफरेंशियल, तो मेरे को डीवाई में इंटीग्रेट करना है बस, ठीक है। और y की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, y की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करके h पे मैं फिनिश कर दूंगा, तो 0 से h पे जब मैं इसको वेरी करूंगा तो एक तरह से मेरा पूरा मास जो है कोन का मेरा कवर हो गया। ध्यान रहे कि ये हम सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं, अगर यही हॉलो कोन होगा तो मेरा पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हॉलो कोन में क्या डिफरेंस आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां से करता हूं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, 3 अपॉन एच क्यूब एक तरफ हो गया, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दूं, एच स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2h वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर डी वाई। इसको मैं फर्दर करता हूं 3 अपॉन एच क्यूब, ये आ जाएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू पावर 4 बाई 4 माइनस 2h वाई क्यूब बाई 3। कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, ठीक है। इस रिजल्ट को ऊपर लेके चलते हैं। ये मेरा निकाल रहे थे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आ गया मेरा 3 अपॉन एच क्यूब। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, सबसे पहले h जीरो डालूंगा तो सारा जीरो हो जाएगा, मैं h की वैल्यू डाल देता हूं, तो यहां पे भी h टू पावर 4 आ जाएगा, h टू पावर 4 आ जाएगा, यहां पे भी h टू पावर 4 आ जाएगा, यानी कि h टू द पावर 4 को मैं कॉमन करके बाहर निकाल सकता हूं। यहां पे बचता है 1/2 प्लस यहां पे बचता है 1/4, ठीक है, माइनस और यहां पे बचता है 2/3।
मीन्स 3h³ से h4 कैंसिल करेंगे तो 3h बचेगा, और यहां पे अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 + 3 - 8, तो ये आ गया मेरा 3h × 1/12 मीन्स h/4। तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया मेरा, h/4, सॉरी h/4। मीन्स सॉलिड कोन का जो मेरा सेंटर ऑफ मास होता है बेसिकली h/4 पे कहीं पे लाई करता है। ठीक है, सपोज अगर ये h/4 है, टोटल हाइट अगर मेरी h है, तो इसका 1/4 अगर ये h/4 है, यहां पे मेरा कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो ये तरीका है कि हम कैसे सेंटर ऑफ मास को निकालते हैं, कैसे सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास का हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, या यूं कहो कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही पड़ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट जो निकाल रहे हैं हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और टोटल मास से जब डिवाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम को तो मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम आता है। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि जिस डायरेक्शन में निकालता हूं उस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक इक्वेशन बनाता हूं, एक छोटा सा मास लेता हूं। ठीक है, उस मास का मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, उस मास का मतलब पहले तो वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम को मैं यूनिट मास से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा एक फ्रैक्शनल मास निकल के आता है, और उस फ्रैक्शनल मास को मैं इंटीग्रेट करता हूं इनिशियल लिमिट से लेके फाइनल लिमिट तक, और इस तरह से मैं सेंटर ऑफ मास निकाल देता हूं। फिर सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था मेरा, YCM = बेसिकली 1/m इंटीग्रेशन y इंटू फ्रैक्शनल मास यानी कि dm, और इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं दिस लिमिट टू दैट लिमिट। वो लिमिट वो होनी चाहिए जिसमें मेरा पूरा का पूरा मास कवर हो जाए। जैसे कि मैंने y की वैल्यू कहां से लिया था, 0 से लेके h तक लिया था। जब y की वैल्यू 0 से h तक वेरी करेगी तो मेरा कोन का पूरा मास इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू आती है h/4। ठीक है, सपोज अगर यही चीज मैं हॉलो के लिए करूं, अगर मैं हॉलो कोन की बात करूं तो सबसे पहले तो मेरा हॉलो कोन का मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हॉलो कोन का वॉल्यूम से फिर मेरे पर यूनिट मास में मैं पर यूनिट वॉल्यूम में मास निकालूंगा। उसके बाद क्या होगा कि जो मैं πr² इंटू डिवाइड करके मैं फ्रैक्शनल वॉल्यूम निकाल रहा था, वहां पे πx² की जगह पे चूंकि हॉलो है तो बेसिकली पेरिफेरल सारा मास है, मतलब यहां पे जो सर्कल बनेगा उस सर्कल, वो सर्कल प्लेट की तरह नहीं होगा, वो रिंग की तरह होगा, उस रिंग का मास होगा। तो वहां पे मेरा 2πr इंटू डीवाई होगा, 2πr इंटू डीवाई करूंगा। एक तरह से समझ लो कि हॉलो सिलेंडर की तरह ये छोटा सा स्ट्रिप होगा, ये हॉलो सिलेंडर की तरह होगा, और मैं 2πr करूंगा इंटू डीवाई कर दूंगा, और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा हॉलो कोन का मेरा जो भी है लिमिट लगाऊंगा दिस लिमिट टू दैट लिमिट, तो मेरा उसका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये मेरा तरीका होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस करो, अलग अलग केसेस से प्रैक्टिस करो, जैसे कि आप सेमी सर्कुलर रिंग की प्रैक्टिस करो। फुली सर्कुलर रिंग का प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं है, उसका तो सेंटर ही निकलेगा। लेकिन सेमी सर्कुलर जब रिंग की बात करते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट की बात करते हैं, हम कोन्स की बात करते हैं जो एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, उनमें हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप जितने 2 3 4 करोगे तो अपने आप आपकी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको हमको करना कैसे है। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है फर्स्ट अपडेट आपके पास पहुंचे। थैंक यू।